तो मैं ये वीडियो के दूसरे हिस्से में आपका फिर से स्वागत करती हूँ सुशीला जी। आपसे बहुत अच्छी बातचीत हो रही है और बिल्कुल दिल से आत्मीय बातचीत हो रही है। जो मेरे प्रश्न हैं और जो आपके उत्तर हैं, उन दोनों से ही मतलब मेरा लाभ हो रहा है आपकी बातचीत जान करके। और प्रश्नों से प्रश्न निकलते जाते हैं, लेकिन मैं एक साहित्यकार के रूप में, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो बातचीत करी उसमें साहित्यकार तो था ही साथ एक आंदोलनकारी व्यक्ति और व्यक्तित्व से भी हमारे पाठकों का, श्रोताओं का, दर्शकों का परिचय हुआ। आप बहुत उसमें सक्रिय हैं, मैं जानती हूँ। आपके साहित्य में आपने इतना सब कुछ लिखा है और आपकी शैली भी हर जगह अलग-अलग रही है। आपका जो वह उपन्यास है, वह लड़की, एकदम मुझे अलग लगा। उसमें आपने अनेक जो लड़कियां हैं उनके जीवन की अलग-अलग रूप में जो चर्चा करी है उसके बारे में बताया है और शैला के माध्यम से आपने उस सबको समेटा है, उन सारे संबंधों को। और उसमें आपने ये भी दिखाया कि अलग-अलग तरीके से व्यवहार कर रही हैं वो लड़कियां। कोई थोड़ा-सा दब रही है, कोई उसका विद्रोह कर रही है, लेकिन वो स्त्री विमर्श का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है वह लड़की जो आपका उपन्यास है। दलित स्त्री तो है ही है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर स्त्रियां इस प्रकार से प्रताड़ित होती हैं, दबाई जाती हैं, अपने विचार वो नहीं कह पाती हैं। सास, नंद और के माध्यम से और ससुर के माध्यम से वो आपने दिखाया कि वो उसको अपनी बहन से भी नहीं मिलने देते, इत्यादि। हाँ। तो शैली के बारे में भी आप थोड़ा-सा बताएँ। और स्त्री विमर्श और दलित स्त्री विमर्श का ये जो साहित्य है, वो कितना निकट आपको दिखाई देता है? क्योंकि जो उसके कई पात्र मुझे आपकी वह लड़की के लगभग स्त्री विमर्श के पात्र भी दिखाई दिए। जी मैडम, वह लड़की, आपने उसे पढ़ा है, समझा है, ये बहुत तो अच्छा मेरे लिए लगा। बड़ी खुशी की बात है। और वह लड़की पूरी तरह से घरेलू हिंसा पर केंद्रित करके लिखा गया महिला विमर्श का उपन्यास है। घर परिवार में, बाहर जो हिंसा होती है वो दिखाई देती है, लेकिन घर परिवार में महिलाएं किस तरह से सहज भाव से प्रताड़ित की जाती हैं, या छोटी छोटी बातों के द्वारा उन पर कितने बंधन लगाए जाते हैं, यह वह लड़की में बहुत आराम से, सहजता और सरलता के साथ बताया गया है। कई बार होता क्या है मैडम कि हम ये नहीं कहते कि हम कोई रचना लिख रहे हैं, बल्कि हमें लगता है कि हम अपनी अनुभूतियों को लिख रहे हैं, जी, अपने भावना को व्यक्त कर रहे हैं। और यही भावना मैंने वह लड़की के रूप में इस तरह लिखी है कि सम्मा और निशा, ये जो ये सब महिलाएं हैं, वह मेरी अपनी जानी पहचानी है। सम्मा तो मेरे मामा की बेटी है, मुझे हाँ, सम्मा नाम से मुझे लगा शैला सम्मा नाम से। और आपने बहुत सारा जी, कुछ उसमें समेटा है। जी, जी। जी हाँ। तो ये जो देखे भाले पात्र होते हैं, जिनका जीवन हमने बहुत करीब से देखा है, जिनके जीवन की बातों को उनके मुंह से, दूसरों के मुंह से उनके विषय में सुना है, तो ये तब बहुत सहज लगता है जब हम उसको खूब जीवंतता के साथ लिखते हैं। जी, तो वह लड़की को इसी रूप में लिखा गया है और अलग अलग पात्रों को एक केंद्रित करके, एक कथा में केंद्रित करके उसको संयोजित किया गया है। हर नारी पात्र का अपना स्थान है, चाहे वह ममता हो, चाहे वह शैला हो। तो इसमें उन पात्रों के जीवन की जुड़ी घटनाएं, यथार्थ घटनाएं हैं, इसलिए उसके डायलॉग भी बड़े यथार्थ रूप में आए हैं। और उसकी जो भाषा शैली है, उनकी जीवन शैली से ही जुड़ी भाषा शैली है। और इस उपन्यास का जो उद्देश्य है, पूरी तरह से महिलाओं की 3 पीढ़ी को बताया गया है। बिल्कुल। एक पुरानी पीढ़ी है जो शोषित पीड़ित रही है, संस्कारों में दबी बसी है, चाहे वह शैला के रूप में भी देख सकते हैं कि प्रताड़ित होने के बाद भी, सामाजिक कार्य से जुड़ने के बाद भी भाई उस तरह का विद्रोह नहीं करती है जैसा आज की नई लड़की करती है या विद्रोह करना चाहती है। क्यों? क्योंकि शैला चाहती है कि घर परिवार जुड़ा रहे, जी, परिवार में बच्चों के साथ, माँ के साथ पिता भी रहें, और किसी भी तरह से समाज में ये ना हो कि अरे ये तो ऐसी है, इनके घर में तो ऐसा हुआ, बल्कि बच्चों की अपनी जो ख्वाहिश है कि माँ भी होना, पिताजी भी होना, ये सब के लिए कभी कभी हम सहन करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये भी एक हमारी पीढ़ी का अपना जीवन है। दूसरी, जैसे कि बेटा नहीं है, ये भी एक बड़ी विडंबना की बात है कि ममता को 4 बेटियां हो गई हैं और बेटा नहीं है।
उसकी सास उसे बहुत प्रताड़ित करती है, पति भी उसे प्रताड़ित करता है। लेकिन जब वही आगे चलकर महंगाई का सामना करते हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, हमें इतने बच्चे नहीं होना चाहिए थे और हमें परिवार नियोजन करके छोटा परिवार रखना था। तो एक तो बेटियों को महत्व देना, परिवार छोटा रखना, बेटे की लालसा को छोड़ने के संदेश देना, ये सब उद्देश्य से मैंने वह लड़की उपन्यास लिखा है। जब मैंने ये उपन्यास वाणी प्रकाशन को दिया था, अरुण माहेश्वरी जी को इसकी पांडुलिपि दी थी, तो उन्होंने कहा था कि हम देखकर बताते हैं। जी, जी। और जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या ये उपन्यास आपने लिखा है? तो मैंने कहा, हाँ सर, मैंने ही लिखा है। मैंने लिखा, इसलिए तो मैं अपने नाम से आपको प्रकाशित करने के लिए दे रही हूँ। बोले अच्छा है ये, हम इसको छापेंगे। तो ये बड़े आश्चर्य की भी बात लगी मुझे और खुशी भी हुई कि वाणी प्रकाशन के प्रकाशक अरुण माहेश्वरी जी ने इस उपन्यास को अच्छा कहा था। और जब ये उपन्यास मार्केट में आया, इसको पुस्तक मेला में 2018 में पुस्तक मेला में जनवरी के माह में इसका लोकार्पण भी किया गया था। मैं तो तब नागपुर में थी, नहीं जा सकी थी, लेकिन रजनी बिसोदिया, डॉक्टर टेकचंद जी और शेखर पवार, रजनी तिलक, ऐसे हमारे कई साथी वहां इकट्ठे हो गए थे और वह लड़की पर बड़ी अच्छी चर्चा की थी। और तब मैं भी नहीं जानती थी कि इसमें क्या अच्छाई बातें हैं जो वहां के लोगों ने कही। और फिर इस पर लगातार इतनी समीक्षाएं आ गई हैं कि लेखक सच में नहीं जानता है कि वो क्या लिख रहा है, वो अपनी भावना से लिखता है। उस लेखन के कितने पहलू हो सकते हैं, उसको तो पाठक ही बता सकता है। और विशेष करके शोधार्थी जब वे कई दृष्टिकोण से इसका अध्ययन मनन चिंतन करते हैं और उस पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो वह लड़की एक महिला विमर्श का, घरेलू हिंसा का एक अच्छा उपन्यास है। कई जगह यह स्त्री अध्ययन में भी लिया गया है, पाठ्यक्रम में भी लिया गया है और अगले सेशन में इसे लेने की योजना भी मुझे बताई जा रही है कि हम अगले सेशन में आपका वह लड़की उपन्यास रखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ जो सेला पात्र केंद्र में है, वह देख रही है, वह उतनी विद्रोही नहीं है जैसा कि बाकी की आगे की महिलाएं हैं। वह उतनी कूपमंडूक भी नहीं है कि पुरानी बातों को ही लेके चल रही है, नवीनता को नहीं स्वीकार कर रही है। तो आगे चल के जो उसकी बेटी मोनी आती है, वह एक नई पात्र के रूप में जो इंटरकास्ट मैरिज भी करती है और स्वयं एक अभावग्रस्त महिला की तीसरी बेटी को अपनी बेटी मानकर अपना उत्तराधिकारी बनाती है। ये बड़ी बात है। एक महिला का अपना अधिकार होना चाहिए कि उसके मातृत्व पर अपना अधिकार हो कि वह माँ बनना चाहती है या नहीं। जबकि होता यह है समाज में कि बेटा के चक्कर में बेटियां 7 हो जाए, 9 हो जाए, बेटा के लिए आपको और बच्चे पैदा करना ही है। तो ये बात है। और अनाथालय की बेटी को अपने घर की बहू बनाने का विचार करना, यह भी बड़ी बात है जो कदम सेला उठाती है। और इसके साथ ही यह भी कि अनाथालय जैसे क्षेत्रों में भी जाति भेद का होना, ये भी बड़े बहुत ही विचित्र लगा। चिंतन की बात है। और होता है, यही माना जाता है कि जिन लोगों के प्रबंधन में संस्थाएं चलती हैं और जिनके द्वारा बच्चे बचपन से पाले जाते हैं, भले वो बच्चे कहाँ से आए नहीं जानते, लेकिन उसे फिर सहज ही एक जाति का आधार दे दिया जाता है। तो धन्यवाद मैडम, आपने वह लड़की की सराहना की। जी। और ये भी लगा, कहीं सीधा प्रश्न नहीं करूंगी मैं पाठक के तौर पे, क्योंकि लेखक हर अपनी कहानी में, हर कविता में होता है, तो इसके लिए लेकिन आपकी आत्मकथा पढ़ने और उसके साथ ही टूटते वहम में आपकी बहुत सारी जो कहानियां हैं वो भी आपके आत्मकथा के आसपास हैं। और भोगा हुआ यथार्थ या स्वानुभूत जो सत्य है, वह जिस प्रकार से मार्मिकता और विश्वसनीयता के साथ में, क्योंकि उस पर विश्वास होता है कि ये भोगा हुआ है, ये जो लिखा जा रहा है, उसकी पीड़ा जो है अंदर गहरे में सालती है, बींधती है कि क्यों इस प्रकार से हमारा समाज अपनी मानसिक जो विभाजन है उसको क्यों नहीं छोड़ पाता, वो पीड़ा भी बींधती है कहीं ना कहीं। तो उस हिसाब से आपका टूटता वहम इत्यादि भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे, और मैं पढ़ रही हूँ और अधिक जानकारी ले रही हूँ साहित्य के लिए। और हमारा जो विशेषांक निकालने का उद्देश्य है वह भी ये है, क्योंकि जो बाहर से बाहर रह रहे हैं,
40 सालों से, 50 सालों से, जो कि दलित विमर्श या स्त्री विमर्श के आंदोलन को उस प्रकार से निकटता से नहीं जानते, छुटपुट जानते हैं। थोड़ा सा आधारभूत रूप से थोड़ी सी खबरें आती हैं, लेकिन एक समग्रता में जानने का जो अवसर है उनको वो नहीं मिला है। इसी कारण हम लोग ये विशेषांक निकाल रहे हैं, जिसमें आपके ये हमारी बातचीत रिकॉर्ड होगी, जिसके लिए मैं चाहूंगी कि आप अपनी 1 या 2 कविताएं भी हमें सुनाएं, ताकि हम कवि सुशीला टागभोरे जी से भी परिचित हो सकें, क्योंकि आत्मकथाकार और अभी उपन्यासकार और कहानीकार से तो हमारा परिचय हुआ, हम कवि सुशीला जी से भी मिलना चाहेंगे। आपकी रचनाओं का स्वागत है। आपके एक प्रश्न का उत्तर छूट गया, 2 मिनट में उसको बताना चाहूंगी कि दलित स्त्री और सवर्ण स्त्री दोनों के बीच जी हाँ, वो छूट गया बातों में। तो दोनों का क्या मतलब अंतर है जी। स्त्री तो सबसे पहले स्त्री है, वह शोषित पीड़ित है समाज में, परिवार में, और स्त्री को द्वितीय स्थान पर, दूसरे स्थान पर ही माना गया है, क्योंकि हमारी समाज व्यवस्था पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, पुरुष सत्ता प्रधान, चाहे वह पिता हो, पति हो, भाई हो। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ में बताया है, विशेषकर मनुस्मृति में, कि स्त्री पर हमेशा नियंत्रण रखा जाए, उसे कभी स्वतंत्र ना रखा जाए। पहले तो उसको शिक्षा भी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब वह शिक्षित होने लगी है, लेकिन फिर भी समाज की वो मानसिकता जाती नहीं है कि स्त्रियों को स्वतंत्र रखेंगे तो स्त्रियां कोई अनैतिक कार्य करेंगी और समाज की इज्जत को धब्बा लग जाएगा। और वो नैतिकता को इस तरह मानते हैं कि लड़का भले ही अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ले या किसी अदर कास्ट की लड़की से शादी करे, और या उसको रखेल रख ले या कुछ भी हो, लेकिन लड़की ने एक कदम घर से बाहर रखा, यानी उस पर 100 तरह के नियंत्रण होते हैं कि उसकी चौकीदारी किस तरह की जाए। तो चाहे वह दलित हो, चाहे सवर्ण स्त्री हो, समाज में यह उसका स्थान प्रथम नहीं द्वितीय है। अब यहाँ दलित स्त्री की बात है कि वह दलित होने के कारण भी शोषित पीड़ित है, स्त्री होने के कारण भी शोषित पीड़ित है, और दोनों में जो सुविधाएं सवर्ण स्त्री को जिस रूप में मिलती हैं, दलित स्त्रियों को उस रूप में नहीं मिल पाती हैं। और उसके साथ यही भी बात है कि दलित स्त्री के जीवन में जो कठिनाइयां हैं, उसके कारण उसके मन में एक विरोध भी आता है। वह अपने पति के साथ, घर के परिवार के पुरुषों के साथ जो जी तोड़ मेहनत करती है दिन भर, और समाज, घर के परिवार के खर्च के लिए जो अपना योगदान देती है, उसके साथ वो बराबर का हक रखती है और उसको कबूल भी करवाना चाहती है। जिसके कारण दलित स्त्री तो अपने झगड़े की बात, लड़ाई की बात सड़कों तक भी ले आती है, बाहर बताती है, लेकिन अक्सर गैर दलित या सवर्ण स्त्रियां अपने परिवार के मान सम्मान के लिए और किसी भी तरह के, किसी को ये मालूम ना पड़े कि इसको क्या दुख है, उसको छुपाने के लिए हमेशा चुप रहती हैं। अक्सर वे आत्मकथाएं देखी जाएं जिनमें पहले स्त्रियां अपने घर के पुरुषों का यशगान ही करती रहती थी, लेकिन दलित स्त्रियों की आत्मकथाओं को देखिए, चाहे कुशलबेन संतरी हो, चाहे मेरी आत्मकथा है, जो सत्य है, यथार्थ है, समाज के सामने रखना जरूरी है, ताकि समाज को मालूम पड़े कि घर के अंदर स्त्रियों के साथ क्या होता है। जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि श्रम के जो अंतर है वो सवर्ण और दलित स्त्रियों में दिखाई देता है, क्योंकि बहुत पहले से खेतों में, सड़क पर, इधर उधर वो श्रम में पुरुषों का साथ बराबर से देती रही हैं, और श्रम के कारण वो आर्थिक रूप से भी थोड़ी स्वतंत्र हैं। उनके पास एक चीज पूंजी है कि वो अगर चाहे गुस्सा होकर के निकल जाएं तो वो अपने जीवन का भरण पोषण कर सकती है, जबकि सवर्ण स्त्री के पास नौकरी करने का जो साधन था वो बहुत समय के बाद आया। एक तो बात ये है, और दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि अपने परिवार से मारपीट जो सहने के बाद जो चिल्लाना और कहना है वो ज्यादा कह सकती है, दलित स्त्री कहती रही है इतिहास में और हमारे साहित्य में दिखाई देता है, और जो सवर्णों में कम होता है, तो उससे एक बातचीत निकल जाने वाली। आपने अब जो बात कही ना कि आपने भी लिखा है, तो मेरे मन में भी ये वाली बात थी, और आपने कहीं पे लिखा भी था कि आपने इतनी सारी बातें लिखी अपने परिवार के बारे में, और टागभोरे जी शुरू में नाराज हुए, लेकिन वो अब बदले हुए व्यक्ति है। तो मैं आपके साहस पर भी बहुत आश्चर्यचकित भी थी और उसको प्रणाम भी कर रही थी कि बहुत अच्छी बात करी कि आत्मकथा में आपने इतना सच बोला है, और उस सच को स्वीकार
मेरे ख्याल में परिवार ने किया है कहीं ना कहीं, या उसके साथ मैडम जबरदस्ती स्वीकार करना पड़ा है, जो भी कह इस सकते विषय में मैं ये कहूंगी कि पुरुष कभी अपनी गलती मानते ही नहीं है। हैं। यही तो। आज भी सारे लोगों ने मान लिया, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया कि उनकी इसमें कोई गलती है। बल्कि गलती मेरी है जो मैंने घर की बातों को बाहर बात- बताया। और इस आत्मकथा लेखन के बाद जब ये पढ़ा गया, कई महिलाओं ने मुझे फोन किया था कि आपने ये साहस कैसे किया। जी हमारे बिल्कुल। जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, कई तो इससे भी ज्यादा घट जाती हैं, यानी ज्यादा हिंसक, लेकिन हम बोल नहीं पाते, हिम्मत नहीं कर पाते। तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि जो महिला दलित मुक्ति आंदोलन से, दलित महिला मूवमेंट से जुड़ी है, वही इस तरह की हिम्मत कर पाती है। मैं अच्छी से ही दलित महिला मूवमेंट से, महिला जागृति आंदोलन से जुड़ी हूँ, और इसके लिए मैं माननीय प्राध्यापक कुमुद पावड़े मैडम का एहसान मानती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा, अपनी संस्थाओं से जोड़ा। और जहाँ भी हम जाते थे महिलाओं के कार्यक्रमों में, महिला जागृति के कार्यक्रमों में, एक सत्र इस तरह रखा जाता था कि महिलाएं अपनी स्वयं की आप बीती बताएं कि उनके साथ क्या घटना घटी और उन्होंने क्या किया। तो महिलाएं जब इस तरह की बातें बताती थी और मैं सुनती थी, तो मुझे हैरत होती थी कि ये महिलाएं कितनी खराब हैं, अपने घर की बातें सबको बता रही हैं, ये तो घर की बदनामी की बात है। जी लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मैं स्वयं भी इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की पीड़ाओं से गुजर रही हूँ, और मैं क्यों ना अपने घर की बातें बताऊं। तो जब मुझे कई लोगों के फोन आए कि आपने ये साहस कैसे किया, तो मैंने उनसे यही कहा था कि जब हम दूसरी महिलाओं को सबल होने का, जागृत होने का संदेश देते हैं, तो हम स्वयं भी तो उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमें भी तो निडर बनना चाहिए। जो डरता है उसके दुख को कोई नहीं जानता, और जो हिम्मत करके अपनी बात बताता है, तो इसमें गलत क्या है। मैं नहीं कहती कि टैगोर जी की कोई गलती है, क्योंकि वो तो सामाजिक मानसिकता को लागू कर रहे हैं, जी सामाजिक मानसिकता का पालन कर रहे हैं कि घर का बेटा ही प्रमुख होता है, पति ही स्वामी होता है। तो जो स्वामी है उसकी पत्नी तो उसके पैरों की दासी है, फिर वो अपने जूते चप्पल उतरवाए या उसको चप्पल से मार ले, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। इसको हम तानाशाही आज कह सकते हैं, लेकिन वो तो इसे अपना अधिकार मानते हैं। तो ये उनका दोष नहीं है, बल्कि ये सामाजिक मानसिकता का दोष है, और समाज से मानसिकता खत्म होना चाहिए। जब तक ये सामाजिक मानसिकता, विषमता की, स्त्री पुरुष भेद की मानसिकता खत्म नहीं होगी, स्त्रियों को पूरी तरह सम्मान नहीं मिलेगा, उसके अपने अस्तित्व को पूरी तरह महत्व नहीं दिया जाएगा। जी मैडम। जी जी, नहीं, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है हमारी, और किसी एक दिन और अलग बातचीत करेंगे, फिर से रिकॉर्ड करूंगी मैं, तब मैं मनुस्मृति, वेद पुराण और उन सारी बातों को लेकर के, और विवेकानंद जी की विचारधारा से लेकर के अंबेडकर जी की विचारधारा का, तब हम एक विचारधाराओं का पर बातचीत करेंगे अलग दिन के लिए। लेकिन आज ये एक साहित्य विशेषांक के लिए जो बातचीत हो रही है, उसमें मैं चाहूंगी कि हमारे इस कार्यक्रम का समापन आपकी रचनाओं से हो। जी और मैं आपकी कविता सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। एक छोटी छोटी दो कविताएं ही सुनाना चाहूंगी। अवश्य। वैसे मेरी रचनाएं कैसे आती है, इस विषय में एक 2 मिनट बता दूं, अगर हाँ, आपके पास समय अवश्य, हो तो। रचना प्रक्रिया के बारे में जानना तो जी आवश्यक है। जी जी हाँ, कि कविता लिखना बहुत सरल है, ये मैं महसूस करती हूँ। सबसे पहले कविताएं ही मेरे मन में आती थी, और मैं जैसे खाना बना रही हूँ, मसाला पीस रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, अचानक कोई कविता की पंक्तियां मेरे मन में आती थी, तो मैं अपना हाथ का काम छोड़कर और झट से अपना कागज पेन ढूंढ कर उसे लिख लेती थी। क्योंकि ऐसा भी होता था कि थोड़ी देर के बाद अगर उन्हें भूल जाओ, छोड़ दो, तो वो फिर बिखर जाती थी, ये पकड़ हम में नहीं। सबके साथ होता है, हम सबके साथ ये सब होता है। जी जी। तो कई कविताएं मैंने स्कूल पढ़ने के समय लिखी थी, 8वीं 9वीं कक्षा से, जब तो अच्छे शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान अच्छी तरह हो गया था लेखन की दृष्टि से। तो मेरे स्कूल के पीछे, स्कूल की कॉपी के पीछे के पन्नों पे अक्सर मैं कविताएं लिखा करती थी, छोटेपन से, 8वीं 9वीं की कक्षाओं से। जी जी जी। और मेरी स्वाति बूंद और खारे मोती, यह जो मेरा पहला काव्य संग्रह 1993 में छपा था, इसकी अधिकांश कविताएं मैट्रिक के समय की और कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल के समय की कविताएं हैं, और जिनको बाद में थोड़ा और ठीक ठाक करके मैंने स्वाति बूंद और खारे मोती काव्य संग्रह में छापा था। ये भी देखिए कि जो सन 70-71 में लिखी गई कविताएं थी, उनको प्रकाशन के लिए 20 वर्ष इंतजार करना पड़ा। 20 वर्ष के बाद, क्योंकि लिखना आसान है, हम लिख लेते हैं, हाँ हमारे पास रजिस्टर में लिखा पड़ा रहता है,
लेकिन उसको छपवाना इतना आसान नहीं है। वह भी एक महिला, एक छोटे गांव की स्त्री, और जिसके लिए लेखिका होना जो तो एक बड़ा ख्वाब था। कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा लिखने से लेखिका या साहित्यकार कहलाती हैं। बस मन की भावना आई और उसे कागज पर उतार दिया। इस रूप में मेरी कविताएं लिखी गई हैं। और कहानी के लिए तो मैं बस थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब भी कोई घटना ऐसी घटी है जो मन को छू ले, और फिर वो दिमाग में दिमाग के जो स्मृति पटल है उसमें वो टकराती रहती थी और घूमती रहती थी, और एक तरह की बेचैनी महसूस होती। और इसके बाद जैसे हम कहीं कुछ खुदाई कर रहे हैं, मैंने अपनी एक कहानी की भूमिका में कहानी संग्रह की भूमिका में लिखा है कि ये कहानियां मेरे मन में कैसे आई और कैसे अपना रूप आकार पा सकी। ये किसी एक क्षण की अनुभूति नहीं, एक अनुभूति का एक लंबा समय चलता है इसकी रचना प्रक्रिया का, कि किस तरह वह अपना सही आकार सही रूप पा लेती है। तो वह खुदाई, फिर हमें लगता है कि हमने कुछ पा लिया है, फिर अपने आप की स्थिति एकदम क्लियर हो जाती है। फिर उनके डायलॉग कानों में सुनाई देते हैं कि वे पात्र आपस में क्या बोल रहे हैं। वो बोलते वही हैं जो हम चाहते हैं कि वे ऐसा बोलें। और कई बार सच्चाई यह होती है कि वो सच्चे रूप में सामने आते हैं और हम उसको उसी रूप में चिन्हित कर लेते हैं, उनको स्थापित कर देते हैं। तो दलित साहित्य के विषय में और एक बात कहूंगी कि वह समय था जब दलित साहित्य को नकारा जाता था, लेकिन वर्तमान में अब स्वीकार किया जा रहा है, उसे भी मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, अब इसे भी पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है। और आज की नई पीढ़ी के छात्र इसे पढ़ रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, इसका चिंतन मनन कर रहे हैं और उसके साथ इसको नई दृष्टि से देख रहे हैं। तो दलित साहित्य का भविष्य अच्छा है। आगे चलकर अगर सत्ता सरकार का विरोध ना हो और सामाजिक मानसिकता इसे स्वीकार करे और समाज में परिवर्तन होना चाहिए, इस बात को स्थायी रूप मिले, तब दलित साहित्य वाकई में एक मानवतावादी साहित्य रूप में कबूल किया जाएगा। अभी मैं यहाँ अपनी छोटी कविता पढ़ना चाहती हूँ जिसका नाम है मील का पत्थर। मील का पत्थर। अक्सर वो किलोमीटर नापने के लिए, मील दूरी नापने के लिए जो सड़क के किनारे पत्थर होते हैं, बस एक बार ऐसी नजर गई कि ये मील का पत्थर है, और फिर मेरे मन में उथल पुथल सी मच गई और फिर ये भावनाएं आ गई जो मैंने इस कविता के रूप में लिखा है। मील का पत्थर। आज मुझे शर्म नहीं आती, आज मुझे शर्म नहीं आती अपने आप पर। मैं बहुधा अपने को बौना समझती थी, बौना छोटा नगण्य। मैं बहुधा अपने को बौना समझती थी क्योंकि ऊंची टेकरियों के बीच सकरे रास्ते पर लगा हुआ पत्थर थी। मैं एक पत्थर का टुकड़ा थी जो ऊंची टेकरियों, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़ टीले वो तो ऊंचे होते हैं, मील का पत्थर छोटा सा होता है। तो ऊंचे टेकरियों के बीच सकरे रास्ते पर लगा हुआ पत्थर थी। अब इसकी प्रतिक्रिया आगे है। मैंने जब से देखा ऊंचे पेड़ों के बीच फैली अक्षोहिणी घास की जिजीविषा शक्ति। मैंने जब से देखा ऊंचे पेड़ों के बीच फैली अक्षोहिणी घास की जिजीविषा शक्ति, मिट मिट कर पुनः पनपने की बात, मिट मिट कर पुनः पनपने की बात, संपूर्ण धरती को ढक लेने की बात। ये घास की अपनी ताकत है जो बहुत छोटी होती है। मिट मिट कर पुनः पनपने की बात, संपूर्ण धरती को ढक लेने की बात। अब मैं शर्मिंदा नहीं होती, अब मैं शर्मिंदा नहीं होती क्योंकि मुझे लगने लगा है, क्योंकि मुझे लगने लगा है मैं भी मील का एक पत्थर हूँ। मैं भी मील का एक पत्थर हूँ जो टेकरी ही नहीं पहाड़ों से भी अधिक महत्व रखता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहाड़ों से भी अलग महत्व रखता है। एक कहानी मेरी, एक कविता मेरी बहुत चर्चित रही है और इसे पाठ्यक्रम में लिया गया है। सबसे पहले शायद 2011-12 की बात है, ये इग्नू में इसको पाठ्यक्रम में लिया गया था। तब डॉक्टर बिमल थोराट जी ने मुझे फोन किया था कि आपकी इस कविता को हम पाठ्यक्रम में ले रहे हैं, आप अनुमति के लिए हमें लिखित रूप में दीजिए। तो यह कविता है विद्रोहिणी। अब बस थोड़ी सी बात है कि ये विद्रोहिणी कविता मेरे मन में कैसे आई। एक मैं टागोरी जी, हम नागपुर में आयोजित कवि गोष्ठी, साहित्यिक गोष्ठियों में अक्सर जाते थे। तो
उनका मिलना, मेरा मिलना, उनका सुनना, मेरे सुनने में फर्क था कि मैं कितने दिल से, भावना से इन कविताओं को, लोगों की कविताओं को सुनकर और अपनी कविता भी वहां सुनाती थी। जब वहां तालियां बजती थी तो मुझे बड़ा हौसला मिलता था और बड़ी प्रेरणा मिलती थी। तो ऐसी एक कवि सम्मेलन में हम गए थे और जब हम लौटे तो रात का 1 बज गया था। और रात के अंधेरे में जब हम अपने छोटे से घर में लौटे और खाना वाना खा के जब सब सोने लगे, मेरे दिमाग में वो कविताएं चल रही थी, वो कवि चल रहे थे, उनकी बातें चल रही थी, उनका यानी जो भी व्यवहार था वो सब। फिर मेरे मन में अचानक विचारों विचारों की लड़ियां उमड़ घुमड़ कर आने लगी और यही भावना मेरी उस समय की थी जो मैंने यहाँ पर व्यक्त की है। जी, स्वागत। विद्रोहिणी के नाम से। विद्रोहिणी, स्वागत। माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा। जब छोटा बच्चा पैदा होता है कोई भी बच्चा बोलता नहीं, लेकिन हमारी अनुभूति है कि जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, छोटे से बड़ा किया, हमारे मुंह में जबान नहीं दी कि हम अपनी बात कह सके, हम अपने अधिकार की बात कह सके या हम विरोध कर सके। वह एक प्रतीक है कि माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा, परिवेश ने लंगड़ा बना दिया। वो क्या आगे बढ़ने की बात, दौड़ने की क्या बात। बात, ऊंचाई पर जाने की बात तो बचपन में आई ही नहीं, युवावस्था तक आई ही नहीं। मेरी जी, आत्मकथा में ये आक्षेप लगाया जाता है कि आपकी आत्मकथा में तो विद्रोह नहीं है, विरोध नहीं है, यानी किस तरह से जो आक्रोश व्यक्त किया जाता है वो नहीं है। तो मेरी जो रास्ते, मेरी जो जीवन शैली है, मेरा जो जीने का ढंग है, या मैंने जिस तरह से अपने घर परिवार से लेकर समाज में परिवर्तन चाहा है, वो मेरे अपने ढंग का है। जी, तो जी। मैं उसी रूप में इसको यहाँ व्यक्त कर रही हूँ। माँ बाप ने पैदा किया था गूंगा, परिवेश ने लंगड़ा बना दिया, चलती रही निश्चित परिपाटी पर बैसाखियों के सहारे। जी, जी, जी। बैसाखियों के सहारे चलती रही। कितने पड़ाव आए, पड़ाव, कई जीवन के पड़ाव, बचपन से युवावस्था से शादी ब्याह से नौकरी हो गई, सब कुछ हो गया। जीवन में कितने पड़ाव आए, जीवन के चढ़ाव पर बैसाखियां चरमराती हैं। क्या बात है। क्या उतरने की बात आसानी से हो जाती, जब हम ऊंचाई पर जा रहे हैं बैसाखियों के सहारे तो वो जरा कठिन होता है। बैसाखियां जवाब देने लगती हैं, तब आत्मविश्वास जागता है कि हमें खुद अपने पैरों से आगे बढ़ना है। जी। जीवन के चढ़ाव पर बैसाखियां चरमराती हैं, अधिक बोझ से अकुलाकर विस्फोरित मन हुंकारता है। बैसाखियों को तोड़ दूं, बैसाखियों को तोड़ दूं, दिल की आग से आत्मा चटकती है, दिल की आग से, विरोध और विद्रोह की आग से आत्मा चटकती है। भावावेश का धुआं कंठ द्वार को चीर कर उजली सफेदी पर फैला जाता है। आज रोम रोम से ध्वनि गूंजती है। आज रोम, ये रोम है। जी, जी, जी। आज रोम रोम से, आज पोर पोर से पांव फूटते हैं। आज रोम रोम से ध्वनि गूंजती है और पोर पोर से पांव फूटते हैं। प्रचलित परिपाटी हटकर, जो अभी तक निश्चित परिपाटी रही, प्रचलित परिपाटी से हटकर भागती हूँ सबोर एक साथ, विद्रोहिणी बन चीखती हूँ, गूंजती है आवाज सब दिशाओं में। विद्रोहिणी बन चीखती हूँ, गूंजती है आवाज सब दिशाओं में। मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए, मुझे अनंत असीम दिगंत चाहिए। छत का खुला आसमान नहीं, आसमान की खुली छत चाहिए। क्या छत बात। का खुला आसमान नहीं, आसमान की खुली छत चाहिए। आसमान की खुली छत चाहिए, मुझे अनंत आसमान चाहिए, क्या बात। मुझे अनंत बहुत बढ़िया। आसमान बहुत बढ़िया। चाहिए। पोर पोर से पांव फूटते हैं। वाह, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उपमा। कितने पैर, कितने कितने पैर। पैर आना चाहते हैं कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ सकें। बहुत बढ़िया। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सुशीला जी। बहुत सारी बातों पे हमारी बातचीत हुई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ बातों पे विचार विमर्श गहराई में और हम आगे करते रहेंगे। आपसे फिर से मिलना होगा। आज के लिए, इस विशेषांक के लिए, आपकी इस मुलाकात का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू मैडम। जी नमस्कार। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद, आपका भी आभारी हूँ।